देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ हूं मैं राजीव। शुरुआत करें बड़ी खबर से। यूपी के फिरोजाबाद में 2 भाइयों की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। हत्या गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लोगों ने यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की बस पर पथराव किया, जिससे उसके शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिस वालों की हत्या से गुस्से आए लोगों जिस रोडवेज बस को लोगों के निशाना बनाया, उसके अंदर यात्री बैठे हुए थे। पथराव के दौरान कई यात्रियों को चोटें भी आई। यात्री आनंद फानंद में बस से बाहर उतरे। सड़कों पर हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। यात्री टेम्पो को रोककर उसके ड्राइवर से मारपीट और तोड़फोड़ की गई। साथ ही तेल के टैंकर पर भी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने हंगामे पर काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। पथराव में आगरा जोन के डीआईजी विजय सिंह मीणा का सर खून से लहूलुहान हो गया। लोगों ने पुलिस की जीप को भी फूंकने की कोशिश की। वक्त रहते जीप पर लगाई गई आग को उठा लिया गया। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। लोग थाना अध्यक्ष अजय यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। रात में 2 सिपाहियों क्या हुई और सुबह ही सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। दोनों सिपाहियों के परिजनों ने एएसपी और थानेदार को सस्पेंड करने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। मृतकों के परिजनों ने आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। इससे पहले कल गश्त कर रहे रामगढ़ थाने के 2 सिपाहियों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 6 बदमाश लूट के इरादे से आए थे। सिपाहियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने सिपाहियों पर गोलियां बरसा दी और लूटपाट करके फरार हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में 2 सिपाहियों की हत्या पर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। पुलिस वालों को अपराधियों ने गोली मार दी यूपी में। ये कोई नई चीज है? तो कहीं दिल्ली में कितनी बार हुआ। कल तो अपराधियों ने दिल्ली में सिपाही कुचल दिया, सिपाही मर गया। वो नहीं आपको दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश में गोली दिखाई दे गई होगी। यूपी में कानून व्यवस्था के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल का तो कहना है रेप जैसे अपराधों के लिए टीवी सीरियल जिम्मेदार है। ऐसे अपराध हो जाते हैं जो हम लोगों ने कभी सोचे नहीं था कि ये अपराध हो जाएंगे, वो अपराध हो जा रहे हैं। और अपराध तो आजकल जो तमाम सीरियल दिखाए जा रहे हैं, सीरियल भी तो अपराध के लिए बहुत बड़े दोषी है। एसपी महासचिव नरेश अग्रवाल का तो ये तक कहना है कि अपराध रोके ही नहीं जा सकते। अपराध एकदम जो हो जाते हैं वो नहीं रोके जा सकते। अभ्यास सुनियोजित जो होते हैं वो रोके जाते हैं। आपको भी लगता है कि ऐसे अपराध रोके नहीं जा सकते? निश्चित ही कोई गलत नहीं। यूपी के बदायूं में 2 छछनों के गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम पहुंची। सीबीआई जांच टीम ने उस पेड़ का भी मुआयना किया गया, दोनों लड़कियों को मारकर लटका दिया गया था। सीबीआई जांच टीम ने उस पेड़ का भी मुआयना किया गया, दोनों लड़कियों को मारकर लटका दिया गया था। यूपी में एक बार फिर से पेड़ पर लड़की की लाश लटकी मिली है। अलीगढ़ के रसूलपुर इलाके में एक घटना सामने आई। अभी लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने झांसी मेडिकल कॉलेज जाकर बदमाशों के हमले से पीड़ित युवक और उसके परिजनों से मुलाकात की। इलाके के दबंगों ने उनकी बात नहीं मानने पर युवक को जिंदा जला दिया था। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की शोक सभा में बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे। उन्होंने विजय पंडित को यहां श्रद्धांजलि दी और कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद में सड़क मजबूत किया जब यहां के सुभाष चौराहे पर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले इस युवक का नाम गुलफाम है, जो कि एएसपी की लोहिया वाहिनी का नगर अध्यक्ष है। पुलिस के मुताबिक खुद को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा था। मांग न माने जाने पर इसने आत्मदाह की कोशिश। दिल्ली में बिजली संकट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन जारी रखते हुए मंडावली में मोर्चा खोला। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस के प्रदर्शन का सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। कांग्रेस ने बिजली संकट का विरोध करते हुए NH-24 पर जाम भी लगा दिया। कांग्रेस नेता सड़क पर ही लेट गए, जिसके चलते हाईवे जाम हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। पुलिस ने किसी तरह से इन्हें हाईवे से कांग्रेस ने बिजली संकट के लिए अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए इनका पुतला भी फूंका। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ पटपड़गंज विधायक मनीष सिसोदिया का भी पुतला फूंका गया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान मटका मार्च भी निकला। कांग्रेस नेताओं ने पंखे और मटके के साथ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में जुटे लोगों ने मटका फोड़कर बिजली पानी संकट पर अपना गुस्सा उतरा।
उधर बिजली संकट पर कांग्रेस के प्रदर्शन से बीजेपी के होश उड़ गए हैं। बिजली संकट दुरुस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी की। महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। मई महीने के लिए थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 6.01% हो गई है, जबकि अप्रैल में थोक महंगाई दर 5.2% थी। दिसंबर 2013 के बाद ये महंगाई दर का उच्चतम स्तर है। प्याज एक बार फिर देशवासियों को रुला सकता है। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया, जिससे प्याज की सप्लाई रुक गई है। माना जा रहा है कि इससे प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। प्याज मंडी मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मंडी कारोबारी और मजदूरों के बीच में कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद नासिक मंडी में खरीद बिक्री अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई है। हालांकि महंगाई की बेहाल लोगों को आज राहत मिल सकती है। सूत्रों से खबर है कि डीजल के दाम कम हो सकते हैं। खबर है कि डीजल ₹1.62 से सस्ता हो सकता है। घटी हुई दरें आज रात से लागू हो सकती हैं। भूटान की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान के लिए भारत के दिल का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं जाते थे। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एकता की अनुभूति करते हैं। शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान आना उनका सहज फैसला था। मोदी ने कहा कि वो चाहते तो किसी ताकतवर देश का दौरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भूटान को ही चुना। मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कहीं जाऊंगा तो भूटान जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की संसद में कहा कि अगर वो पहली विदेश यात्रा पर भूटान नहीं आते तो उनकी आत्मा उन्हें कोसती। ये मेरा सहज कदम था। सवाल तो मेरी आत्मा मुझे तब पूछती कि आप भूटान गए क्यों? भूटान की संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा भूटान और भारत का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है और भारत की नई सरकार इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जितना सशक्त होगा भूटान को उतना ही फायदा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के मजबूत होने से पाक के सभी देश मजबूत होंगे। भूटान की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि टूरिज्म यूनाइट्स, टेररिज्म डिवाइड्स, यानी आतंकवाद बांटता है जबकि पर्यटन जोड़ता है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और इसलिए टूरिज्म किसी जोड़ने की ताकत है। भूटान की संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हिमालय भारत और भूटान को एक करता है। उन्होंने हिमालय के पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त अभियान चलाने की बात कही। मोदी ने हिमालय के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा किया। मोदी ने भूटान को ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि भारत को पन बिजली परियोजनाओं की जरूरत है। मोदी ने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भारत भूटान दोनों को फायदा होगा। मोदी ने भूटान के लिए कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि भूटान में अपार संभावना है और ये खुशी की बात है कि भूटान अपने बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। मोदी ने भूटान में ई-लाइब्रेरी नेटवर्क डेवलप करने की बात कही। मोदी ने भूटान में लोकशाही की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भूटान में लोकतंत्र आए महज 7 साल हुए हैं, लेकिन भूटान विश्व के एक बेहतरीन लोकतंत्र का उदाहरण के तौर पर सामने आया है। राजनाथ सिंह ने पार्टी मुख्यालय में बतौर बीजेपी अध्यक्ष कल बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। सूत्र बताते हैं कि वो सभी पदाधिकारियों को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए धन्यवाद देंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को और अत्याधुनिक, जिम्मेदार और प्रभावशाली बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। वहीं राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि वो महसूस करते हैं कि दिल्ली पुलिस को सरकार के सहयोग की जरूरत है, जिससे राजधानी में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। 1 घंटे तक चली इस बैठक में दिल्ली में ट्रैफिक, रोड सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। यमुना एक्शन प्लान पर भी बात हुई।
केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। 3 जून को मुंडे की सड़क हादसे में दिल्ली में मौत हो गई थी, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा धड़ा इसे संदिग्ध बता रहा था, जिसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने 14 दिनों के लिए फिर से जेल भेज दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से यशवंत की पेशी हुई थी। कोर्ट ने यशवंत के साथ साथ 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दरअसल 2 हफ्ते पहले बिजली आंदोलन को लेकर यशवंत सिन्हा की अगुवाई में सरकारी अफसर के साथ बदसलूकी हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन यशवंत ने बेल लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा से लालकृष्ण आडवाणी मुलाकात करेंगे। आडवाणी कल हजारीबाग पहुंचेंगे और यशवंत सिन्हा से जेल में मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जब बिहार के हाजीपुर में अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव किया और नारेबाजी भी की। ये लोग राशन कार्ड में गलतियों और समय पर राशन नहीं मिलने का विरोध कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद सुमित्रा महाजन रविवार को पहली बार इंदौर पहुंची। गृहनगर पहुंचने पर सुमित्रा महाजन का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के नंदीगांव विधानसभा सीट से टीडीपी के विधायक टी प्रभाकर राव का देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 62 साल के थे। कृष्णा जिले के नंदीगांव स्थित एक निजी अस्पताल में राव ने अंतिम सांस ली। मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में नेसवाडिया के समर्थकों ने प्रीति जिंटा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में प्रीति पर छेड़छाड़ की धारा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में पूर्व प्रेमी और कारोबारी नेसवाडिया की गिरफ्तारी नहीं होगी। प्रीति का बयान लेने के बाद ही पुलिस नेसवाडिया को समन जारी कर सकती है। प्रीति जिंटा अभी अमेरिका में है और बताया जा रहा है कि वो 1 महीने तक भारत नहीं लौटने वाली है। वहीं वाडिया के झगड़े को लेकर कल नया खुलासा हुआ। झगड़ा वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पैवेलियन में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 में हुआ था और वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस को गरवारे पैवेलियन का फुटेज मिला है। मुंबई में आज भी हाई टाइड आने की आशंका जताई जा रही है और अलर्ट जारी कर लोगों को समंदर की तरफ नहीं जाने की सलाह दी गई है। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। हाईवे पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। लोग जल्द से पानी से निकलने की कोशिश में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जूनागढ़ में अभी तक 15 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश से हर तरफ जल जमाव होने लगा है। घर से बाहर निकलने के लिए पानी के अंदर होकर आना जाना पड़ रहा है। लोगों को रोजमर्रा के काम में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के करीब दमन और दीव में भी भारी बारिश हुई है। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह जल जमाव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा की पहली बरसी है। 1 साल पहले आज ही के दिन केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची थी। पहाड़ से आए पानी के सैलाब से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और हजारों घर जमींदोज हो गए थे। त्रासदी को 1 साल गुजर गया, लेकिन केदारनाथ के रास्तों पर अब भी आपदा के शिकार लोगों के कंकाल मिलने का सिलसिला जारी है। तबाही के सैलाब में बहने के बाद जो लोग मलबे के ढेर में दब गए थे, उनके कंकाल मिल रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी का 1 साल बीतने के मौके पर कानपुर में लोगों ने शांति मार्च निकाल मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पिछले साल आई त्रासदी में गुजरात से भी कई लोग मारे गए थे। वडोदरा के इस परिवार के अपने भी उस त्रासदी का शिकार हुए थे, जिसका दंश आज भी ये परिवार झेल रहा है। मेरठ में कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा के कार्यक्रम में मिलकर हंगामा हुआ। नगमा मंच पर पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता भी मंच पर बैठने के लिए आपस में भिड़ गए। कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन को मजबूत करने के मकसद से नगमा का एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मंच पर नगमा के साथ बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ तो फिर नौबत हाथापाई तक आ गई। नगमा ने सबको शांत कराने की भी कोशिश की, लेकिन सब कर रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। घंटों ये हंगामा चला। हंगामा देख बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भाग खड़े हुए। लोगों का गुस्सा तब टूटा जब 6 साल के एक मासूम बच्चे की ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यात्रियों से भरी एक बस के पेड़ से टकरा जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग जख्मी हो गए। बस कोल्हापुर से कदम्बा जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते हादसा हुआ।
कानपुर के चकेरी इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल बाइक पर सवार 2 लोगों को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की जोरदार टक्कर से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रक को फूंक डाला। दिल्ली में बीती रात तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुंबई के एल्फिस्टन स्टेशन के पास एक बस ने सड़क पर खड़ी टैक्सी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जाता है कि सड़क पर पानी होने के चलते बस का टायर फिसल गया और टैक्सी को जाकर टक्कर मार दी। दिल्ली के करोल बाग इलाके में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश लूट के इरादे से आए थे। कारोबारी ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी। गंभीर हालत में जख्मी ज्वेलर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के नजफगढ़ के निर्मल विहार में डकैतों ने एक घर में जमकर लूटपाट की और लाखों के जेवर नकदी लूट लिए। विरोध करने पर घर की महिलाओं की भी पिटाई कर दी गई। पिटाई में जख्मी हुई महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अलीपुर इलाके में हुई 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा किया। लूट के कुछ ही घंटों में पुलिस ने 1.5 करोड़ के हीरे बरामद कर लिए। मुंबई पुलिस ने ठगों की शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर महिलाओं से वसूली किया करते थे। अब तक ये 300 से ज्यादा महिलाओं को शिकार बना चुके हैं। नोएडा में देर रात पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रेत खनन में लगे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 जंपर और 1 पोकलेन मशीन भी जब्त की गई। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जीवाड़े और ठगी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरके गुप्ता नाम का शख्स कभी खुद को एम्स का डॉक्टर तो कभी एनआरआई बताकर फेसबुक के जरिए लोगों से रुपए ऐंठता था। पुलिस के मुताबिक इसने 3 लड़कियों को फंसाकर उनसे रेप भी किया। पंजाब के फाजिल्का से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के 11 गांव बिकाऊ हैं और इसके लिए बाकायदा होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। राजस्थान के अलवर में पानी की किल्लत से परेशान होकर 16 महिलाएं ससुराल छोड़कर चली गईं। गौर पहाड़ी गांव की 16 महिलाओं ने शर्त रखी है कि जब तक गांव में पीने का पानी नहीं आता तब तक वो मायके से वापस गांव नहीं आएंगी। भगवद गीता के श्लोकों का अनुवाद अब उर्दू में भी हो गया है। मशहूर शायर अनवर जलालपुरी ने गीता के 701 श्लोकों को 1761 शेरों में ढाला है। उनकी इस किताब का विमोचन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। सुप्रीम कोर्ट से एन श्रीनिवासन के राहत की खबर है। शीर्ष अदालत ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें श्रीनिवासन की आईसीसी चेयरमैन की उम्मीदवारी को चुनौती दी गई थी। पिछले हफ्ते भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया। पिछले हफ्ते भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया।